हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम सॉल्व करने वाले प्रैक्टिकल एग्जांपल नंबर 9 ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंपल सा टॉपिक है, ऑलरेडी हमने 6-7 सम इससे पहले सॉल्व किए हैं। आई होप आप उन्हें प्रैक्टिस कर रहे हो। तो इट इज़ वेरी सिंपल टॉपिक। तो इस क्वेश्चन में प्रैक्टिकल एग्जांपल 9 में उन्होंने फिर से कहा है पीटर कीप्स हिज बुक्स ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम। अगेन पीटर नाम का कोई पर्सन है, वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को सिंगल एंट्री सिस्टम पर मेंटेन करता है। दैट इज नथिंग बट इनकम्प्लीट रिकॉर्ड पर अपने अकाउंटिंग रखता है। From the following particulars, prepare opening and closing statement of affairs and statement of profit or loss for the year ending 31st March 2018. तो वेरी सिंपल उन्होंने पूछा है कि ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर प्रिपेयर करो, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर प्रिपेयर करो एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस प्रिपेयर करो। तो वही 3 स्टेटमेंट्स हमें प्रिपेयर करने हैं जैसे हमने लास्ट एग्जाम्पल में या लास्ट लेक्चर में सॉल्व किया था, उसी प्रकार से हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन में दिया क्या उन्होंने, तो उन्होंने आपको पर्टिकुलर्स 31st March 17 एंड 31st March 2018 की इन्फॉर्मेशन दी है। अगेन पर्टिकुलर्स के आइटम्स पढ़ोगे तो बैंक बैलेंस, कैश बैलेंस, सन्ड्री डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल। तो सर्टन आइटम्स आर एसेट, सर्टन आइटम्स आर लायबिलिटी। तो इनको उठा के हमें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में लिखना है। 31st March 17 के आइटम्स को 31st March 2017 के स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में लिखना है, विच इज नथिंग बट ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। एंड 31st March 2018 के आइटम्स को हमें उठा के 31st March 2018 के स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में लिखना है, दैट इज नथिंग बट क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तो ये पर्टिकुलर्स एंड 31st March 17 एंड 31st March 18 से हमारा ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनेगा। फिर नीचे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है, यस और नो। तो सिंपल हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को पढ़ के इसके लिए हमें ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर जिससे हमें ओपनिंग कैपिटल मिलेगा, फिर क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर जिससे हमें क्लोजिंग कैपिटल मिलेगा एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस प्रिपेयर करना है जिससे हमें फाइनली प्रॉफिट है या लॉस है वो पता चलेगा। तो क्वेश्चन जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था उसी प्रकार से पूछा गया है। तो हमें फिर से क्या क्या प्रिपेयर करना है, तो हमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस प्रिपेयर करना है। तो पहले हम फॉर्मेट प्रिपेयर करते हैं। मैं आ रहा हूँ ऑन फर्स्ट पेज पर मैं लिख रहा हूँ इन द बुक्स ऑफ पीटर opening statement of affairs as on 31st March 2017. Last year is 2017, so 31st March 2017 and the latest year, current year is 31st March 2018, इसलिए closing statement of affairs के डेट में लिख रहा हूँ as on 31st March 2018। तो ये मेरा पहले पेज का फॉर्मेट है कि opening statement of affairs and closing statement of affairs। अब मैं आ रहा हूँ ऑन सेकंड पेज पर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ statement of profit और loss for the year ended 31st March 2018. Why 31st March 2018? क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में 31st March 2017 की इन्फॉर्मेशन है एंड 31st March 2018 की इन्फॉर्मेशन है। तो 17 एंड 18 में से विच इज द लेटेस्ट ईयर, नजदीकी ईयर कौन सा है, फ्रॉम टुडे इज 31st March 2018 इज द लेटेस्ट ईयर एंड 31st March 2017 उससे पहले है यानी कि पुराना है। तो हमारे लिए बन जाएगा प्रीवियस ईयर एंड 31st March 2018 हमारे लिए करंट ईयर बनेगा जिसके लिए हमें प्रॉफिट या फिर लॉस ढूंढना है। इसलिए मैंने अपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस की डेट लिखी है 31st March 2018। सिंपल। तो ये 2 पेज का सबका फॉर्मेट रेडी होना चाहिए। एक बार फॉर्मेट रेडी हो गया, अब हमें करना क्या है, अब हमें जो टेबल में दिए हुए आइटम्स है उन्हें कॉपी करना है एंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में बस लिखना है। एसेट को एसेट साइड में लिखेंगे, लायबिलिटी को लायबिलिटी साइड में लिखेंगे। सिर्फ 31st March 17 के आइटम्स ऊपर जाएंगे, 31st March 18 के आइटम्स नीचे आएंगे। सिंपल सा काम है। आई होप आपने ये पहले से ही करके रखा होगा एंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट किया होगा। अगर किया है तो देखते हैं आपका और मेरा आंसर सेम है या नहीं। तो शुरुआत करते हैं विद फर्स्ट आइटम, बैंक बैलेंस इज नथिंग बट एसेट्स। तो पिछले साल बैंक बैलेंस 46,000, करंट ईयर बैंक बैलेंस 38,000। बैंक बैलेंस के बाद कैश बैलेंस इज ऑल्सो एसेट। पिछले साल के स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में 8,500, करंट ईयर के स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में 15,000। बैंक बैलेंस के बाद सन्ड्री डेटर्स इज अगेन एसेट्स। पिछले साल 80,000, करंट ईयर 1,30,000। सिंपल डेटर इज माई एसेट। डेटर के बाद स्टॉक इज अगेन माई एसेट। पिछले साल स्टॉक में लिख रहा हूँ 70,000, करंट ईयर में स्टॉक में लिख रहा हूँ 1 लाख। सिंपल। स्टॉक के बाद फर्नीचर इज ऑल्सो एसेट। पिछले साल 18,000 का फर्नीचर, करंट ईयर में भी 18,000 का फर्नीचर। फर्नीचर दोनों साल कॉन्स्टेंट है। फर्नीचर के बाद नेक्स्ट इज सन्ड्री क्रेडिटर इज नथिंग बट आर लायबिलिटी। तो उठा के मैं लायबिलिटी में दोनों तरफ लिखूंगा। ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में सन्ड्री क्रेडिटर 40,000, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में सन्ड्री क्रेडिटर्स 45,000, राइट। सो 40,000 एंड 45,000। नेक्स्ट इज बिल्स पेबल, अगेन लायबिलिटी। पिछले साल बिल्स पेबल 15,000 एंड करंट ईयर में बिल्स पेबल 30,000। सिंपल। पोस्टिंग हो गया कि जो टेबल में दिए हुए आइटम्स थे उन्हें हमने उठा के ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में लिख लिया। अब हमें करना क्या है, अब हमें इन दोनों स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को सिंपली क्या करना है, बैलेंस करना है।
ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बैलेंस करने पर मुझे ओपनिंग कैपिटल मिलेगा, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बैलेंस करने पर मुझे क्लोजिंग कैपिटल मिलेगा। तो बैलेंसिंग सबको आता है, तो मैं आपको फाइनली आंसर दिखा रहा हूं कि अगर मैं ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर को बैलेंस करता हूं तो मुझे ओपनिंग कैपिटल मिल रहा है एज 1,67,500, जिसके सामने मैं लिख रहा हूं ओपनिंग कैपिटल। एंड सेम वे अगर मैं क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को क्लोज करता हूं तो मुझे क्लोजिंग कैपिटल मिल रहा है एज 2,26,000, जिसके सामने मैं लिख रहा हूं क्लोजिंग कैपिटल, कैपिटल ब्रैकेट में क्लोजिंग कैपिटल। सिंपल। तो ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से ओपनिंग कैपिटल मिल गया, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से क्लोजिंग कैपिटल मिल गया। तो पहला काम हमारा हो गया कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल मिल गया। अब अगला काम क्या है, तो अब सेकंड पेज पर हमें बनाना है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, जिसकी शुरुआत हमेशा होगी विद क्लोजिंग कैपिटल। अगेन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस जब भी प्रिपेयर करोगे तो आपको सिंपल एक फॉर्मेट फॉलो करना है जो इससे पहले हमने हर एक सम में फॉलो किया है, दैट वी स्टार्ट विद क्लोजिंग कैपिटल, उसके अंदर हम ऐड करते हैं ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, फिर उससे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं एडिशनल कैपिटल, उससे हमें मिल जाएगा एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल, एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल से हम ओपनिंग कैपिटल सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमें मिलेगा प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। तो ये फिक्स्ड फॉर्मेट है, ये जो आपको हर एक सम में फॉलो करना है वही हम यहाँ पर फिर से फॉलो करेंगे कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में मैं सबसे पहले या हमेशा शुरुआत करूंगा विद क्लोजिंग कैपिटल। सो माय फर्स्ट आइटम इन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हैज टू बी क्लोजिंग कैपिटल, जो कहां पर है, जो हमें अभी मिला है इन क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, बस उसको उठाओ एंड नीचे लिख लो 2,26,000। सो क्लोजिंग कैपिटल इज नथिंग बट 2,26,000। कहां से लेके आया, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स से लेके आया जो हमने अभी प्रिपेयर किया था एंड क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट किया था। तो एक बार क्लोजिंग कैपिटल मैंने लिख लिया स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में। अब इमीडिएटली मैं उसमें क्या ऐड करूंगा, ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, तो मैं लिख रहा हूं ऐड ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर। अब ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर कहां पर होगा, तो नथिंग बट एडजस्टमेंट्स में होगा, तो आपको एडजस्टमेंट्स पढ़नी पड़ेगी। मैं आपको यहां पर एडजस्टमेंट्स डिस्प्ले कर रहा हूं 1 2 5, राइट, 1 2 3 4 5 एडजस्टमेंट है। तो इसमें से क्या किसी एडजस्टमेंट में उन्होंने ड्राइंग्स की इंफॉर्मेशन आपको दी है क्या, द आंसर इज यस। फर्स्ट एडजस्टमेंट में उन्होंने कहा है पीटर हैज विथड्रॉन 15,000 फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज। तो पीटर ने पर्सनल यूज के लिए 15,000 रुपए बिजनेस से निकाले, विच इज नथिंग बट ड्राइंग्स। तो सिंपल मैं 15,000 को उठा रहा हूं एंड ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर के सामने लिख रहा हूं ₹15,000 कि पीटर ने 15,000 रुपए बिजनेस से निकाले, ये उसके ड्राइंग्स है। तो ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर के सामने मैंने लिख लिया 15,000। सिंपल। तो ड्राइंग्स मिल गए 15,000, उससे इमीडिएटली क्लोजिंग कैपिटल में ऐड करो। माई क्लोजिंग कैपिटल इज 2,26,000 प्लस 15,000, नीचे टोटल कैपिटल आ रहा है 2,41,000। जैसे ही हम ड्राइंग्स ऐड करेंगे, अब नेक्स्ट लाइन पर हमें इमीडिएटली सब्ट्रैक्ट करना है, तो मैं लिख रहा हूं लेस एडिशनल कैपिटल ब्रॉट ड्यूरिंग द ईयर। हमेशा वही फॉर्मेट में फॉलो कर रहा हूं। आप लास्ट किसी भी क्वेश्चन का स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस देखो, हम यही फॉर्मेट फॉलो कर रहे हैं, नथिंग न्यू। गेटिंग इट? क्लोजिंग कैपिटल, ऐड ड्राइंग्स, लेस एडिशनल कैपिटल। तो एडिशनल कैपिटल है या नहीं, या पीटर ने बिजनेस में एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है या नहीं, ये हमें एडजस्टमेंट में चेक करना पड़ेगा। तो एडजस्टमेंट 2 में उन्होंने वेरी क्लियरली कहा है पीटर हैज इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल ऑफ ₹10,000। तो वेरी क्लियरली हमें दिख रहा है कि एडिशनल कैपिटल पीटर ने बिजनेस में लाया 10,000। तो इस 10,000 को उठाओ एंड अमाउंट कॉलम में लिख लो एडिशनल कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर ₹10,000। तो ये 10,000 हमें क्या करने हैं, ऊपर के वैल्यू से लेस यानी कि सब्ट्रैक्ट करने हैं। तो 2,41,000 माइनस 10,000, नीचे बच रहा है 2,31,000, जिसे हम कहेंगे एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल। तो एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल, अगर आपको कोई पूछेगा कि हाउ टू फाइंड एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल, तो उसका फॉर्मूला है क्लोजिंग कैपिटल, ऐड ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, सब्ट्रैक्ट एडिशनल कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर। सिंपल, ये फॉर्मूला बनेगा एंड इस फॉर्मूले से हमें एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल मिलेगा। अब जैसे ही एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल मिलेगा, हमें चेक करना है कि हमारे पास ओपनिंग कैपिटल कितना है एंड उस ओपनिंग कैपिटल को हमें सब्ट्रैक्ट करना है। एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल से हमेशा हम क्या करेंगे, ओपनिंग कैपिटल सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो मैं नेक्स्ट लाइन पर लिख रहा हूं लेस ओपनिंग कैपिटल एंड आई नीड टू चेक कि हमारा ओपनिंग कैपिटल कितना है। तो ओपनिंग कैपिटल कहां पर है, तो ओपनिंग कैपिटल ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में है। तो फर्स्ट पेज पर चेक करो, हमारे पास ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में ओपनिंग कैपिटल है 1,67,500, जो हमने खुद से कैलकुलेट किया था, या खुद से हमने ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर को बैलेंस करके कैलकुलेट किया था। तो उस ओपनिंग कैपिटल को उठाओ एंड ओपनिंग कैपिटल के सामने लिखो 1,67,500। तो हमें ओपनिंग कैपिटल मिल गया। इस ओपनिंग कैपिटल को हमें क्या करना है, एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल से सब्ट्रैक्ट करना है। तो एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल इज 2,31,000 माइनस ओपनिंग कैपिटल 1,67,500। मेरा नीचे प्रॉफिट
बिफोर एडजस्टमेंट आ रहा है 63,500। 63,500 को मैं क्या कह रहा हूँ, प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट, कि बचे हुए एडजस्टमेंट को सॉल्व करने से पहले मेरा इतना प्रॉफिट हाथ में बच रहा है, कि मेरे पास अभी भी 63,500 का प्रॉफिट है, बट दिस प्रॉफिट इज बिफोर सॉल्विंग द एडजस्टमेंट्स। तो क्या हमारे पास कोई अनसॉल्व्ड एडजस्टमेंट्स है? आंसर इज यस। अगर आप एडजस्टमेंट्स को देखोगे तो फर्स्ट एडजस्टमेंट इज नथिंग बट ड्राइंग्स, वो ऑलरेडी हमने रिकॉर्ड कर लिया। दूसरा एडजस्टमेंट इज नथिंग बट एडिशनल कैपिटल, वो ऑलरेडी हमने रिकॉर्ड कर लिया। तीसरी एडजस्टमेंट इज अबाउट डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। चौथी एडजस्टमेंट इज अबाउट आरडीडी एंड पांचवी एडजस्टमेंट में वो कह रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 25% इन द बुक्स। तो यहाँ पर तीन एडजस्टमेंट है, एक है फर्नीचर को डेप्रिसिएट करो, दूसरा आरडीडी मेंटेन करो, और तीसरा उन्होंने कहा है कि जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ओवर वैल्यूड है, उसे आपको रिड्यूस करना है। सिंपल इस एडजस्टमेंट का मतलब है, पांचवें एडजस्टमेंट का मतलब है कि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू जितनी होनी चाहिए उससे ज्यादा है, इट इज ओवर वैल्यूड, मतलब जितना होना चाहिए उससे ज्यादा है, तो हमें बस उसे रिड्यूस करना है। तो क्लोजिंग स्टॉक को हमें क्या करना है, रिड्यूस करना है। अब मेरा बस सवाल इतना ही है कि ये जो एडजस्टमेंट 3, 4, 5 हमने अभी तक सॉल्व नहीं किए हैं, अगर आप उन्हें सॉल्व करोगे तो आपके लिए फायदा बनेगा या नुकसान बनेगा? द सिंपल आंसर इज कि एडजस्टमेंट 3, 4 एंड 5 ये तीनों हमारे लिए नुकसान है, लॉस है। फर्नीचर को डेप्रिसिएट करोगे नुकसान है, आरडीडी प्रोवाइड करोगे नुकसान है, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो उसे रिड्यूस करना है, स्टॉक को रिड्यूस करना है, स्टॉक इज माय एसेट, एसेट को रिड्यूस करोगे तो ये भी हमारे लिए नुकसान है। तो ये तीनों एडजस्टमेंट हमारे लिए बनती है लॉसेस, नुकसान। तो इसे जब मैं रिकॉर्ड करूंगा अपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में, तो उन्हें मैं लिखूंगा लॉसेस एंड एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द ईयर। क्या लिखूंगा? लॉसेस एंड एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द ईयर। तो उन्हें सॉल्व करने से पहले मैं अपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस पर लिख रहा हूं लेस एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ड्यूरिंग द ईयर, या लॉसेस एंड एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द ईयर। डेप्रिसिएशन इज माय लॉस, आरडीडी इज माय लॉस, एंड ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक को मुझे कम करना पड़ेगा ना, स्टॉक इज ओवर वैल्यूड है, ज्यादा है, तो उसे मुझे रिड्यूस करना है, तो वो भी मेरे लिए नुकसान है। तो उस नुकसान को जब मैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में रिकॉर्ड करूंगा तो मैं लिखूंगा एज एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ड्यूरिंग द ईयर, राइट। तो मुझे 3, 4 एंड 5 ये तीन एडजस्टमेंट सॉल्व करनी है। शुरुआत करते हुए एडजस्टमेंट 3 जिसमें ने कहा है फर्नीचर को डेप्रिसिएट करो 10% से। तो जो टेबल है हमारे पास उसमें देखो हमारे पास फर्नीचर कितना है, 18,000। साल की शुरुआत में भी 18 है, साल के एंड में भी 18 है। तो सिंपल जो 18,000 का फर्नीचर है उस पर 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करो, विच इज नथिंग बट ₹1,800। 18,000 का 10% इज 1,800। तो फर्नीचर को डेप्रिसिएट करने पर हमारा डेप्रिसिएशन का नुकसान है 1,800। तो इस 1,800 को उठाओ एंड एक्सपेंसेस के नीचे लिखो एज पहला खर्चा या पहला नुकसान, तो मैं लिख रहा हूँ 1 एज डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर ₹1,800। सिंपल कि एडजस्टमेंट 3 के हिसाब से मैंने फर्नीचर पर 10% डेप्रिसिएशन चार्ज किया, डेप्रिसिएशन इज माय एक्सपेंस, तो उसे मैंने एक्सपेंसेस में लिख लिया। अब डेप्रिसिएशन के साथ एडजस्टमेंट 4 में उन्होंने कहा है मेंटेन रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स एट 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। तो मेरे पास सन्ड्री डेटर्स अवेलेबल कितने हैं? साल के शुरुआत में 80,000 है, साल के एंड में 1,30,000 है। तो हम आरडीडी साल के शुरुआत वाले डेटर पर चार्ज करते हैं या साल के एंड वाले डेटर पर चार्ज करते हैं? तो इसका सिंपल आंसर है हम आरडीडी हमेशा साल के एंड में जो डेटर्स आपके पास बचे हैं उस पर चार्ज करते हैं, विच इज नथिंग बट 1,30,000। तो जो एडजस्टमेंट 4 के हिसाब से मुझे आरडीडी मेंटेन करनी है वो मैं 1,30,000 यानी कि क्लोजिंग डेटर्स पे मेंटेन करूंगा। तो 1,30,000 का 5% बनता है 6,500। हमेशा याद रखो जब भी आपको आरडीडी कैलकुलेट करनी है तो वो हमेशा क्लोजिंग डेटर्स यानी कि 31 मार्च 2018 को हमारा ईयर एंड हो रहा है, करंट ईयर एंड हो रहा है, उस दिन के डेटर्स पर आपको चार्ज करनी है। डेटर्स की दो वैल्यू, साल के शुरुआत में 80,000 है, साल के एंड में 1,30,000 है। तो हमें आरडीडी हमेशा साल के एंड वाले डेटर्स पर चार्ज करनी है जो कि है 1,30,000। तो 1,30,000 का 5% इज नथिंग बट 6,500। तो डेटर्स पर आरडीडी चार्ज करने की वजह से मेरा 6,500 का नुकसान है। तो इस आरडीडी के नुकसान को मैं उठाऊंगा एंड खर्चों में लिखूंगा एज सेकंड आइटम रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स ₹6,500 कि आरडीडी की वजह से मेरा 6,500 का नुकसान हुआ। तो ये मेरा एडजस्टमेंट 4 हुआ। वी आर डन विद एडजस्टमेंट 4। अब कॉन्सेंट्रेट करते हो ना एडजस्टमेंट 5 जिसमें उन्होंने कहा है क्लोजिंग स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 25%। तो क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है। तो अगर आप टेबल में देखोगे तो हमारे पास स्टॉक है, स्टॉक की दो वैल्यूज है 70,000 एंड 1 लाख। इसमें से क्लोजिंग स्टॉक कौन सा है? तो क्लोजिंग स्टॉक इज नथिंग बट द स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर। ओपनिंग यानी कि साल की शुरुआत वाला स्टॉक, क्लोजिंग यानी कि साल के एंड वाला स्टॉक। तो 1 लाख
is nothing but our closing stock and 70,000 is nothing but our opening stock. तो उन्होंने क्या कहा है कि closing stock is overvalued, that is 1 लाख रुपीस का जो स्टॉक है that is overvalued. 70,000 is opening stock and 1 lakh is closing stock. तो overvalued क्या है? Overvalued is closing stock जो कि है 1 लाख रुपए का. अब द क्वेश्चन इज कि ठीक है भाई, क्लोजिंग स्टॉक ओवरवैल्यूड है, कितने से ओवरवैल्यूड है? 25%. तो इस 25% को हमें अमाउंट में कन्वर्ट करना है, लेकिन यहां पर मैं एक आपको फॉर्मूला बता रहा हूं. जब भी क्वेश्चन में ओवरवैल्यूड ऐसा वर्ड दिया जाएगा, जब भी क्वेश्चन में वो ओवरवैल्यूड ऐसा वर्ड देंगे तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, राइट? देर इज वन मोर फॉर्मूला. जब भी वर्ड दिया जाएगा एज अंडरवैल्यूड, तो अंडरवैल्यूड के लिए फॉर्मूला अलग है, ओवरवैल्यूड के लिए फॉर्मूला अलग है. देर इज अ डिफरेंस. अगर वो कहते हैं कि स्टॉक को 25% से डेप्रिसिएट करो, तो मैं सिंपली क्या करता, 1 लाख का 25% कैलकुलेट करके स्टॉक को डेप्रिसिएट करता. बट यहाँ पर वो ऐसा नहीं कह रहे कि स्टॉक को 25% से रिड्यूस करो, कि जो अवेलेबल स्टॉक है उसे 25% से रिड्यूस नहीं करना है. वो कह रहे कि जो स्टॉक है वो जितना होना चाहिए उससे ज्यादा है, ओवरवैल्यूड है, जितना होना चाहिए उससे 25% ज्यादा है. तो यहां पर जब भी ओवरवैल्यूड वर्ड यूज करेंगे क्वेश्चन में, तो जो मैं फॉर्मूला बता रहा हूं वही फॉर्मूला आपको हमेशा यूज करना है टू फाइंड द अमाउंट ऑफ ओवरवैल्यूएशन. तो मैं फॉर्मूला आपको दे रहा हूं फॉर कैलकुलेशन ऑफ ओवरवैल्यूएशन की अमाउंट, विच इज बुक वैल्यू इंटू ओवर वैल्यू का परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 प्लस ओवर वैल्यूएशन का परसेंटेज. इसे लर्न करो कि अगर आपको कैलकुलेट करना है कि ओवर वैल्यूएशन की अमाउंट कितनी है, तो यू हैव टू यूज द फॉर्मूला बुक वैल्यू इनटू ओवर वैल्यूएशन का परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 प्लस ओवर वैल्यूएशन का परसेंटेज. नो व्हाट इज बुक वैल्यू? बुक वैल्यू मतलब जो हमारे पास अवेलेबल वैल्यू है. तो क्लोजिंग स्टॉक की अवेलेबल वैल्यू इज 1 लाख, तो बुक वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय ओवर वैल्यूएशन का परसेंटेज. उन्होंने एडजस्टमेंट 5 में दिया कि 25% से ओवर वैल्यूड है, तो ओवर वैल्यूड का परसेंटेज इज 25 डिवाइडेड बाय 100 प्लस अगेन 25%. तो अगर आप ओवर वैल्यूएशन की अमाउंट कैलकुलेट करना चाहते हो तो आपको बुक वैल्यू लेनी पड़ेगी 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय ओवर वैल्यूएशन का परसेंटेज 25% जो एडजस्टमेंट 5 में दिया है डिवाइडेड बाय 100 प्लस 25%. तो अगर आप फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुट करते हो तो आपको आंसर मिलेगा बुक वैल्यू एज 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 25 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 25. 25 इज what? ओवर वैल्यूएशन का परसेंटेज गिवन इन एडजस्टमेंट. बुक वैल्यू इज व्हाट? 1 लाख जो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है. अब इसे सॉल्व करना है, तो 1 लाख इंटू 25 बाय 100 प्लस 25. तो पहले 25 बाय 100 प्लस 25 को सॉल्व करो तो आपको आंसर मिलेगा 1 लाख इंटू 25 डिवाइडेड बाय 125. 125 कैसे आया? 100 प्लस 25 इज 125. तो 1 लाख इंटू 25 बाय 125 को अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका फाइनल आंसर आपको मिल रहा है एज 20,000. सो नथिंग बट माई क्लोजिंग स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 20,000. क्लोजिंग स्टॉक 20,000 से ओवर वैल्यूड है, तो नथिंग बट मुझे अपने क्लोजिंग स्टॉक को 20,000 से रिड्यूस करना है. तो अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक को 20,000 से रिड्यूस करूंगा, स्टॉक इज माय एसेट, एसेट को अगर मैं रिड्यूस करूंगा तो इट इज माय लॉस एक्सपेंस. तो लॉस एक्सपेंसेस मुझे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में रिकॉर्ड करना पड़ेगा. तो जो 20,000 मेरा नुकसान है बिकॉज ऑफ ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक. तो ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक मतलब क्या है कि जितना स्टॉक होना चाहिए उससे ज्यादा है, तो स्टॉक को रिड्यूस करो. तो स्टॉक को रिड्यूस करना इज नथिंग बट लॉस ऑफ अ बिजनेस. तो मैं लॉसेस के अंदर लिखूंगा एज तीसरा आइटम ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक ₹20,000. My stock is overvalued by 20,000, so I need to reduce my stock by 20,000. So my loss is of ₹20,000. वो मैंने लॉस में लिख लिया. एंड इसी के साथ हमारी 5वीं एडजस्टमेंट एंड उसी के साथ सारे एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गए. सो डन विथ सॉल्विंग ऑफ ऑल दी एडजस्टमेंट. अब बस आपको करना क्या है, इन तीनों आइटम्स का टोटल लेना है एंड आउटर कॉलम में लेके जाना है कि माई टोटल एक्सपेंसेस फॉर द ईयर इज 28,300. कैसे मिला 28,300? 1,800 प्लस 6,500 प्लस 20,000 is 28,300 as our expenses and losses during the year. and इस expenses and losses को हमें क्या करना है, प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट से सबट्रैक्ट करना है. तो मेरे पास प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट है 63,500 लेस एक्सपेंसेस एंड लॉसेस इज 28,300. तो 63,500 माइनस 28,300 फाइनल आंसर मुझे मिल रहा है एज 35,200, जिसे मैं कहूँगा नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर. सो दिस इज माई फाइनल प्रॉफिट फॉर द ईयर ₹35,200. सिंपल. तो इस एग्जाम्पल नंबर 9 को फिर से 2 बार रिवाइज करो. स्पेसिफिकली जो ओवर वैल्यूएशन की एडजस्टमेंट है उसे 2 से 3 बार रिपीट करो. राइट. अब हम चलते हैं ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज प्रैक्टिकल एग्जाम्पल 8
प्रैक्टिकल एग्जाम्पल यानी कि अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल नंबर 8। इसमें उन्होंने कहा है सुरेश कीप्स हिज बुक्स बाय सिंगल एंट्री सिस्टम, हिज पोजीशन ऑन 1 अप्रैल 2017 वाज फॉलोज। तो 1 अप्रैल 2017 के दिन उसके पास क्या था वो दिया है कि उसके पास कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, स्टॉक, सन्ड्री डेटर्स, प्लांट एंड मशीनरी, बिल रिसीवेबल, क्रेडिटर, बिल पेएबल। तो 1 अप्रैल 2017 यानी कि साल के शुरुआत में उसके पास क्या था वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। जो नॉर्मली हमें टेबल में देते हैं वो उन्होंने स्टेटमेंट फॉर्मेट में या पैराग्राफ फॉर्मेट में दे दिया। एंड फिर नीचे ऑन 31 मार्च 18 हिज पोजीशन वाज एज फॉलोज कि 31 मार्च यानी कि साल के एंड में उसके पास क्या था वो भी अवेलेबल है। तो यहां पर टेबल के जगह उन्होंने आपको सिर्फ पैराग्राफ वाइज आइटम्स दिए हैं, तो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम 1 अप्रैल 2017 के आइटम्स उठा के 1 अप्रैल 2017 के स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में पोस्ट करेंगे एंड 31 मार्च 18 के आइटम्स उठा के 31 मार्च 18 के स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में पोस्ट करेंगे। क्यों स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स? क्योंकि उन्होंने खुद ही कहा है कि प्रिपेयर ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। तो वही फिर से हमें फॉर्मेट रेडी करना पड़ेगा, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। तो मैं आ रहा हूं ऑन द फर्स्ट पेज जिसमें मैं ड्रॉ कर रहा हूं ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स की डेट में लिख रहा हूं 1 अप्रैल 2017 एंड क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स की मैं डेट लिख रहा हूं 31 मार्च 2018। ये दोनों में किसके बुक्स में ड्रॉ कर रहा हूं? सुरेश के, तो मैंने लिखा इन द बुक्स ऑफ सुरेश। एंड ऑन द सेकंड पेज में ड्रॉ कर रहा हूं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। सिंपल। अब मेरा पहला काम क्या होगा कि पहले मुझे ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर प्रिपेयर करना है, तो मैं आ रहा हूं ऑन द फर्स्ट पेज। अब मैं फर्स्ट पेज पर ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर प्रिपेयर करूंगा, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर प्रिपेयर करूंगा, लेकिन क्वेश्चन में उन्होंने आपको पहले अप्रैल 17 की इंफॉर्मेशन अलग दी है, 31 मार्च 2018 की इंफॉर्मेशन अलग दी है। तो मैं अप्रैल 17 के आइटम्स को उठा के ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में पुट करूंगा, फिर 31 मार्च 18 के आइटम्स को उठा के क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में इंसर्ट करूंगा। तो शुरुआत करते हैं कि 1 अप्रैल के दिन उसके पास क्या क्या था। तो उसके पास था कैश एट बैंक विच इज नथिंग बट एसेट, तो मैंने उठा के कैश एट बैंक एसेट्स में लिखा। फिर उसके पास था कैश इन हैंड, अगेन एसेट, उठा के मैंने एसेट्स में लिखा 3000। तो मैं अप्रैल 17 के आइटम्स को अप्रैल 17 के स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में लिख रहा हूं, बाकी मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, सिर्फ एसेट को एसेट्स में लिख रहा हूं, लायबिलिटी को लायबिलिटी में लिख रहा हूं। कैश इन हैंड के बाद स्टॉक इज अगेन एसेट, उठा के एसेट्स में लिखो स्टॉक ₹8000। स्टॉक के बाद डेटर इज अगेन एसेट्स, उठा के एसेट्स में लिखो सन्ड्री डेटर्स ₹9000। डेटर्स के बाद प्लांट एंड मशीनरी इज अगेन एसेट, उठा के एसेट्स में लिखो प्लांट एंड मशीनरी 10000। प्लांट एंड मशीनरी के बाद बिल रिसीवेबल इज अगेन एसेट, उठा के एसेट्स में लिखो बिल रिसीवेबल 3000। बिल रिसीवेबल के बाद क्रेडिटर इज लायबिलिटी, उठा के लायबिलिटी में लिखो क्रेडिटर्स 1500। एंड लास्ट आइटम उनके पास 1 अप्रैल के दिन था बिल्स पेएबल विच इज अगेन लायबिलिटी, तो मैंने उठा के लायबिलिटी में लिख लिया बिल्स पेएबल 2000। तो 1 अप्रैल 17 के आइटम्स को उठा के मैंने 1 अप्रैल 2017 के स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में लिख लिया। अब मैं क्या करूंगा, 31 मार्च 2018 के आइटम्स को उठाऊंगा एंड उसे क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स यानी कि 31 मार्च 2018 के स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में लिखूंगा। तो मेरे पास पहला आइटम अवेलेबल है कैश एट बैंक विच इज नथिंग बट एसेट, उठा के मैं एसेट्स में लिखूंगा कैश एट बैंक ₹6400। कैश एट बैंक के बाद कैश इन हैंड इज अगेन माई एसेट, उठा के एसेट्स में लिखो कैश इन हैंड 1800। उसके बाद स्टॉक इज अगेन माई एसेट, उठा के एसेट्स में लिखो स्टॉक 10000। स्टॉक के बाद सन्ड्री डेटर इज माई एसेट, उठा के एसेट्स में लिखो सन्ड्री डेटर्स 8000। नेक्स्ट इज प्लांट एंड मशीनरी अगेन एसेट, उठा के एसेट्स में लिखो प्लांट एंड मशीनरी 10000। बिल्स पेएबल इज लायबिलिटी, उठा के लायबिलिटी में लिखो बिल्स पेएबल 4000। बिल्स रिसीवेबल इज एसेट, उठा के एसेट्स में लिखो बिल रिसीवेबल 5200। क्रेडिटर इज लायबिलिटी, उठा के लायबिलिटी में लिखो क्रेडिटर्स ₹2000। सिंपल। तो 31 मार्च 18 के आइटम्स उठाए, 31 मार्च 2018 के स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में लिख लिए। अब बस मुझे इन दोनों स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को क्या करना है, बैलेंस करना है। बैलेंस करने पर मुझे ओपनिंग कैपिटल मिलेगा एंड क्लोजिंग कैपिटल मिलेगा। तो ओपनिंग कैपिटल मुझे कहां से मिलेगा, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स से। क्लोजिंग कैपिटल कहां से मिलेगा, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स से। तो ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को बैलेंस करने पर मुझे ओपनिंग कैपिटल मिल रहा है 33,500 एंड क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर को बैलेंस करने पर मुझे क्लोजिंग कैपिटल मिल रहा है 35,400। सिंपल इजी, ओपनिंग कैपिटल मिल गया, क्लोजिंग कैपिटल मिल गया। अब हम क्या प्रिपेयर करेंगे, अब हम प्रिपेयर करेंगे प्रॉफिट और लॉस का स्टेटमेंट। तो मैं आ रहा हूं सेकंड पेज, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में फर्स्ट आइटम हम हमेशा लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल, दैट इज नथिंग बट कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर। तो वेयर इज माय क्लोजिंग कैपिटल, तो क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में देखो हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल 35,400, उसे उठाओ एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में लिखो क्लोजिंग कैपिटल 35,400। जैसे क्लोजिंग कैपिटल लिखेंगे इमीडिएटली उसमें क्या ऐड करेंगे, ड्राइंग्स
ड्यूरिंग द ईयर। अब ड्राइंग्स कहाँ से मिलेगा, तो अगेन चेक करो इन दी एडजस्टमेंट क्या उन्होंने ड्राइंग्स दिए हैं। तो अगर आप एडजस्टमेंट में देखोगे तो उन्होंने वेरी क्लियर लिखा है हिज ड्राइंग्स वेर 700 पर मंथ। कितने ड्राइंग्स कर रहा है वो, 700 पर मंथ। तो 700 पर मंथ है, हम जो अकाउंटिंग कर रहे हैं वो एक साल का कर रहे हैं, तो हमें 700 को 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमें पूरे एक साल के ड्राइंग्स मिलेंगे। क्योंकि हम लिख क्या रहे हैं, हम लिख रहे हैं ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, हमें पूरे साल के ड्राइंग्स चाहिए। 700 पर मंथ ड्राइंग है तो पूरे साल के ड्राइंग्स बन जाएंगे 700 इंटू 12। तो वही मैं ब्रैकेट में दिखा रहा हूँ, ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर इज 700 मल्टीप्लाइड बाय 12, नथिंग बट 8400 बन गया टोटल ड्राइंग्स। तो मेरा ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर इज हाउ मच, 8400। कैसे मिला 8400, तो उन्होंने एडजस्टमेंट में कहा है 700 पर मंथ, तो मैंने कैलकुलेशन दिखाया 700 पर मंथ इंटू एक साल में होते 12 महीने, तो 700 इंटू 12 इज द ड्राइंग्स 8400 फॉर अ ईयर। तो 8400 मेरे ड्राइंग्स बन गए, जिसे मुझे क्या करना है, क्लोजिंग कैपिटल में ऐड करना है। तो 35400 क्लोजिंग कैपिटल ऐड ड्राइंग्स 8400, नीचे वैल्यू बच रही है 43800 एज माई कैपिटल। अब इस कैपिटल से हम क्या करेंगे, इमीडिएटली सब्ट्रैक्ट करेंगे एडिशनल कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर। तो मैं लिख रहा हूँ लेस एडिशनल कैपिटल ब्रॉट ड्यूरिंग द ईयर। तो फिर से एडजस्टमेंट में चेक करो कि क्या सुरेश ने बिजनेस में कुछ कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है क्या। द आंसर इज यस। उन्होंने आपको एडजस्टमेंट में कहा है सुरेश इंट्रोड्यूस्ड फर्दर कैपिटल ₹3000। जो ओनर है उसने बिजनेस में 3000 रुपया कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है, विच इज नथिंग बट एडिशनल कैपिटल। तो 3000 को उठा के मैं एडिशनल कैपिटल के सामने लिख रहा हूँ ₹3000। एडिशनल कैपिटल ब्रॉट ड्यूरिंग द ईयर ₹3000। अब इस कैपिटल को मुझे क्या करना है, दैट इज एडिशनल कैपिटल को क्या करना है, ऊपर के वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करना है। तो 43800 माइनस 3000 इज नथिंग बट 40800 एज माई एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल। अब जैसे ही एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल मिलेगा मैं उसके नीचे सब्ट्रैक्ट करूंगा ओपनिंग कैपिटल, तो मैं लिख रहा हूं लेस ओपनिंग कैपिटल। अब ओपनिंग कैपिटल कहां से लेके लाना है, तो ओपनिंग कैपिटल लाना है फ्रॉम द ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, जो कि है 33500। ये ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का आंसर ओपनिंग कैपिटल 33500, उसे उठाओ एंड ओपनिंग कैपिटल के सामने लिखो ₹33,500। अब इस ओपनिंग कैपिटल को एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल से सब्ट्रैक्ट करना है, विच इज नथिंग बट 40,800 एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल माइनस 33,500 ओपनिंग कैपिटल। मेरा आंसर नीचे आ रहा है 7,300, जिसे मैं कहूंगा प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। सो प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट इज 7,300। सिंपल। अब प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट मिला, अब हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या अभी भी कोई एडजस्टमेंट सॉल्व करना बाकी है क्या। तो एडजस्टमेंट में चेक करो एंड मुझे बताओ कि क्या कोई एडजस्टमेंट पेंडिंग है क्या। द आंसर इज यस, अभी भी 2 एडजस्टमेंट पेंडिंग है, विच इज डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 5% एंड रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट 5%। तो अभी भी 2 एडजस्टमेंट हमें सॉल्व करना बाकी है, जिसमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है प्लांट एंड मशीनरी पर एंड आरडीडी क्रिएट करना है ऑन डेटर। तो फिर से मेरा सवाल यह है कि इन एडजस्टमेंट को सॉल्व करने पर बिजनेस को फायदा होगा या नुकसान होगा। द आंसर इज बिजनेस को नुकसान होगा। डेप्रिसिएशन इज लॉस ऑफ बिजनेस, आरडीडी इज ऑल्सो लॉस ऑफ बिजनेस। तो इन दोनों एडजस्टमेंट को हमारे स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करने के लिए मैं पहले लिखूंगा एज लेस एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ड्यूरिंग द ईयर, कि डेप्रिसिएशन इज लॉस एंड आरडीडी इज ऑल्सो लॉस। तो इन दोनों लॉसेस को मुझे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में रिकॉर्ड करना पड़ेगा एज एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ड्यूरिंग द ईयर। तो पहले मुझे क्या चार्ज करना है, डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। किस पर, प्लांट एंड मशीनरी पर। तो मेरे पास प्लांट एंड मशीनरी है कितना, तो साल के एंड में देखो मेरे पास प्लांट एंड मशीनरी थी 10,000। ये 10,000 कौन सी वैल्यू है, साल के एंड वाली 31 मार्च 2018। ये मेरे पास साल के एंड में 10,000 की प्लांट एंड मशीनरी थी। इस पर मुझे केवल 5% डिप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो 10,000 का 5% इज नथिंग बट ₹500। कितना आ रहा है, 500। 10,000 इंटू 5/100 इज 500। तो प्लांट एंड मशीनरी को मुझे 500 रुपये से डिप्रिसिएट करना है। इस डिप्रिसिएशन को उठाओ एंड एक्सपेंसेस के नीचे लिखो एज डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी ₹500। सिंपल। 10,000 की प्लांट एंड मशीनरी, उस पर 5% कैलकुलेट करोगे तो 500 रुपीज मुझे डिप्रिसिएशन मिलेगा। सेम वे मुझे आरडीडी क्रिएट करनी है डेटर्स पर, तो मेरे पास डेटर्स अवेलेबल है 8,000। अगेन साल के एंड वाले डेटर्स 31 मार्च 2018 के डेटर्स है 8,000। तो 8,000 का 5% कैलकुलेट करो तो 8,000 का 5% इज नथिंग बट 400। तो आरडीडी की वजह से हमारा नुकसान कितना होगा, 400। तो इस 400 को उठाओ एंड एक्सपेंसेस में लिखो एज आरडीडी या रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स ₹400। अब मेरे दोनों लॉसेस आ गए, 2 एडजस्टमेंट पेंडिंग थी वो हमने दोनों सॉल्व कर ली कि डेप्रिसिएशन आ गया 500, आरडीडी आ गई 400। इन दोनों की टोटल उठाओ, आउटर कॉलम में लेके जाओ ₹900। सो टोटल लॉस
और टोटल एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द ईयर इज 900, इस 900 को प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट से सब्ट्रैक्ट करो तो 7300 माइनस 900, मेरा फाइनल आंसर आ रहा है 6400 एज प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, या सिंपली नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। सिंपल, तो हमारा प्रॉफिट आ गया। तो यहाँ पर हमारा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल 8 भी कंप्लीट हुआ, राइट। तो एज होमवर्क आपको दोनों प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जो 9 एंड 8 हमने सॉल्व किए इन्हें फिर से रीसॉल्व करना है, प्लस कल हम सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल 6, उसे पढ़ के उसका फॉर्मेट रेडी करो एंड साथ ही साथ उसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करके रखो। ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना आसान है, क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करना आसान है, तो उतना बेसिक वर्किंग करके रखो। तो मिलते हैं कल, सॉल्व करते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल 6। तब तक हैव अ गुड डे, सी यू, बाय।